वेलकम टू बैक ओवर यूट्यूब चैनल मिशन नीट एनसीईआरटी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायोमॉलिक्यूल्स जो चैप्टर 9 है क्लास 11th की ज़ूलॉजी का। अगर आप बायोलॉजी में से 360 लेना चाहते हैं, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो ये टॉपिक ज़रूर आप देखिए और इस टॉपिक को ज़रूर देखिए। इसमें आपको प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो भी करवाएंगे हम। और जैसे कि बायोमॉलिक्यूल्स के हम पहले एनसीईआरटी के मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे, फिर इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो नीट में पूछे हुए हैं वो करेंगे। फिर उसके बाद हम आपको डीपीपी देंगे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा और आप वहां से डीपीपी डाउनलोड कर लीजिएगा। वो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने इस साल नीट का एग्ज़ाम निकालना है, आपका अगर सपना है, ड्रीम है आपका कि हम इसी साल क्रैक करें नीट, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। जो दूसरे टॉपिक भी आएंगे हमारे फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के क्लास 11-12 के, आप मस्ट वॉच कीजिए और ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आइए हम स्टार्ट करते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। इसमें जो मेन आपको चीज़ें हैं पढ़नी हैं और कैसे एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़नी है, मैं आपको फुल्ली डिटेल में आपको बताता हूँ। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे टॉपिक स्क्रीन के ऊपर, जो हमारा टॉपिक है हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन, ये है प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स और बायो मैक्रोमोलिक्यूलर प्रोटीन्स, पॉलीसैकेराइड, न्यूक्लिक एसिड, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग, मोनोमर्स, ये हम सब पढ़ेंगे। इसके जो मेन पॉइंट आपको मैं बताऊंगा, ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको ज़रूर इस वीडियो में मैं बताऊंगा। आपके लिए वो बहुत ही एक वेपन हो जाएगा आप जब नीट के एग्ज़ाम में बैठोगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारे पास हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन आप देख सकते हैं। जैसे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। इसमें जो मेन चीज़ें, जैसे ये फार्मूला है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड का, और फ्रैक्शन जो होता है 1 फिल्ट्रेट, मोर टेक्निकली इनको आपने अच्छी तरह से पढ़ना है। और इसमें और दूसरी चीज़ें क्या है वो आपको मैं बताता हूँ। जो इसके अंदर मेन चीज़ है, ये एनसीईआरटी ऐसे आपने लाइन टू लाइन पढ़ने में आपको तरीका बताता हूँ। अगर आपके पास कोई भी पेन हो, आप ऐसे अपनी बायोलॉजी के ऊपर ऐसे लाइन लगाइए, जो भी लिखा हो जैसे मैं करता हूँ ऐसे आपने पढ़ना है सीधे 2-3 दिन में। आपने एक दिन में चैप्टर पढ़ना है, 2-3 दिन के बाद उसको रिवीजन करना, फिर आपके लिए बहुत ही आसानी रहेगी। और मार्क टेस्ट ज़रूर कीजिए, प्रैक्टिस पेपर्स प्रीवियस ईयर्स के डीपीपी ज़रूर कीजिए अगर आपको नीट क्रैक करनी है इस साल। जैसे कि इसका जो इम्पोर्टेंट टेबल है ये आपने पढ़ना है अच्छी तरह से। और आगे हम चलते हैं। और जो ये मेन चीज़ है आपके पास, ये भी टेबल ही है, ये भी आपको पढ़ना है। और लाइन टू लाइन आपको जैसे मैंने बताया, दोबारा बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब अगर नीट एस्पिरेंट हो, आप समझ गए होंगे कैसे एनसीईआरटी पढ़नी है। और हम आगे चलते हैं। जैसे कि ये आपने अमीनो एसिड्स जो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में शामिल करते हैं अमीनो ग्रुप, ये आपको पढ़ने अच्छी तरह से। जो ये रिएक्शंस हैं वगैरह, इनको भी आपने पढ़ना है। और हम आगे चलते हैं। जैसे कि ये आपने पढ़नी है अच्छी तरीके से, ये फार्मूले आपने ध्यान में रख कर इनको पढ़ना है अच्छी तरह से, ताकि नीट के एग्ज़ाम में आपको कोई परेशानी ना हो। ये आप देख सकते हैं। और जैसे कि ये शुगर्स, कार्बोहाइड्रेट्स आपको अच्छी तरह से पढ़ने हैं। जो पूरा ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है आपको, ये आपको पूरी पढ़नी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे कि आपको मैंने बताया, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन लिविंग टिश्यूज़ के अंदर। ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी रहने वाली है, इनको आप पढ़ लें अच्छी तरह से, इसकी चेन्स वगैरह। और हम आगे चलते हैं। और सबसे ज़रूरी टॉपिक है ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। पिछली बार भी नीट में क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ था। आपको मैं जो नीट का 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको करवाऊँगा, फिर आपको बताऊँगा कहाँ से इसका आंसर यहाँ से आया था, किस जगह से आया था, क्लियर आपको करवाऊँगा। और आप एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ लीजिए और डीपीपी भी खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और डीपीपी के आंसर में बाद में आपको दे दूँगा, आप कमेंट में ज़रूर मुझे टाइपिंग कीजिए
ये आपने पढ़ना है टेबल, जैसे कि आपको अभी मैंने बताया। और ये टॉपिक बहुत ही आपके लिए ज़रूरी है, आप देख सकते हैं ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स आपको पढ़ने हैं। और आगे हम चलते हैं, क्या क्या मेन पॉइंट्स रह गए हम। आप देख सकते हैं जैसे कि ये हमारे पास है बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स, ये आपको खुद ही पढ़ने हैं। ये जो डार्क ब्लैक वाली जो सेंटेंस लिखे हुए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनमें से 85% क्वेश्चन आने के चांस होते हैं नीट के एग्ज़ाम में, ये आप ध्यान में रख लीजिए। और जैसे कि आप देख सकते हैं टेबल 9.4 एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल्स, वाटर का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट्स का, लिपिड्स का, न्यूक्लिक एसिड्स का, आयंस का, ये आपने करना है। और प्रोटीन्स आप देख सकते हैं जैसे कि इसको अच्छी तरह से आपने पढ़ना है। आगे हम चलते हैं। जो मेन टॉपिक रहने वाला है हमारा ये जो है टेबल्स, इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। और आपको आगे बताएं जैसे कि ये आपको मैंने बताया ऊपर ये भी। और आगे हम चलते हैं। पॉलीसेक्राइड्स के भी टॉपिक ये आपको लाइन टू लाइन पढ़ना है, जैसे आपको मैंने बताया है। इसका जो हेलिकल स्ट्रक्चर है वो बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट, ये आपको बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। आप देख सकते हैं जैसे कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोर्शन जो होता है आपको ग्लाइकोजन का, ये बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। इसके बाद जो प्लांट सेल्स जो होते हैं मेडअप ऑफ सेल से बने, पेपर कहाँ से बनता है आप जानते हैं अगर आप नीट एस्पिरेंट हैं। और न्यूक्लिक एसिड से ज़रूरी इंपॉर्टेंट जो हमारे पास टॉपिक है इंपॉर्टेंट न्यूक्लिक एसिड्स। और हम नीचे चलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको भी आपको लाइन टू लाइन पढ़ना, जैसे कि मैंने आपको बताया है प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, बताया है कि कैसे जो डार्क ब्राउन जो सेंटेंस है उसको आपको पढ़ना है, बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे जो सेंटेंस होते हैं इनको आपने अच्छी तरह से एंड तक पढ़ना है, क्योंकि इसमें से 85% चांस होते हैं क्वेश्चंस आने के लिए। जैसे आप देख सकते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी अल्फ़ा हेलिक्स, बेटा हेलिक्स, शीट, हाइड्रोजन डिसल्फाइड बॉन्ड, टर्शियरी, क्वाटरनरी, मुख्तलिफ लेवल्स ऑफ प्रोटीन जो होते हैं स्ट्रक्चर आपको ये पढ़ने हैं। आप भी नीट क्रैक कर सकते हैं अगर आपको सही गाइडेंस हो। जैसे कि ये आप नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर्स इन पॉलीमर के अंदर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। इसके अंदर ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके अंदर। और ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आपने पढ़ना है। और नीचे हम चलते हैं, ये आपको पढ़ने हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, ये पूरा जो टॉपिक है आपको पढ़ना है। जिस मेटाबॉलिज्म टर्नओवर क्या होता है इसको आपने अच्छी तरह से रीड करना। और मेटाबॉलिक बेसिक्स फॉर लिविंग, एनाबॉलिक पाथवेज, कैटाबॉलिक पाथवेज आपको ये पढ़ने हैं। और ये बहुत ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं इस साल नीट के एग्ज़ाम के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हैं द लिविंग स्टेट जो है आपको मैंने अभी बताया, मिसाल के तौर पर जो हमारे पास ये लिविंग स्टेट होता है, जैसे नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट होता है निभाने के लिए वर्क, ये बहुत ही ऐसे जो होते हैं डार्क बनाना बहुत ज़रूरी होते हैं सेंटेंस, आप इनको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। फॉर एग्जांपल जैसे ब्लड कंसंट्रेशन क्या होती है हेल्थी नॉर्मल हेल्थी इंडिविजुअल के अंदर 4.2 मिलीलीटर -6 -1, आप ये देख सकते हैं, ये आपको पढ़ना है, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। जैसे कि हमारे पास टॉपिक है इंजाइम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट एस्पिरेंट्स के लिए। इसमें से क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस के क्वेश्चन आप देखेंगे जब मैं करवाऊँगा, आए हुए हैं इससे। केमिकल रिएक्शन जो होती है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये रिएक्शन रे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप देख सकते हैं रिएक्शन वगैरह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये जो
हाउ टू एंजाइम्स ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट्स ऑफ केमिकल कन्वर्शन, कैसे जो एंजाइम्स होते लेते हैं सच हाई रेट्स ऑफ केमिकल कन्वर्शन कैसे लेते हैं, आप ये भी पढ़ सकते हैं इसको लाइन टू लाइन, बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए ये भी। और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, ये भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए बायो में। अगर आप पढ़ते हैं, मैं कहता हूँ कि आपको कोई टॉपिक नहीं छोड़ना चाहिए एनसीईआरटी में से, अगर आपको नीट क्रैक करनी है, दिल है आपका अगर क्रैक करने का। नेचर ऑफ एंजाइम रिएक्शन, ये आपको भी पढ़ना है। और इसके जो मेन पॉइंट, जैसे फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट द सबस्ट्रेट पॉइंट टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम फिटिंग इनटू द एक्टिव साइट, पहला जो सबस्ट्रेट होता है पॉइंट होता है एक्टिव साइट में ऑफ द एंजाइम में, फिटिंग होता है इनटू द एक्टिव साइट में, ये आपको पॉइंट रिमेंबर करने हैं। और फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, टेम्परेचर एंड पीएच आपको पढ़नी है। इसके जो ये डायग्राम्स वगैरह हैं इनको आप देख लीजिएगा ज़रूर। कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट और इनहिबिटर वगैरह, इनहिबिशन, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, आपको ये अच्छी तरह से देख लेने हैं। और क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स, जैसे ऑक्सीडोरिडक्टेजेस जो होता है, डिहाइड्रोक्सीजनेजेस होते हैं, ट्रांसफेरेसेस, हाइड्रोलेजेस, लाइगेजेस और आइसोमेरेजेस, लाइगेजेस जो होते हैं, ये आपको अच्छी तरह को फैक्टर्स इसके आपने पढ़ने हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए समरी है, ये समरी आपने पूरी करनी है, पढ़नी है। फिर इसके जो छोटे छोटे ये एक्सरसाइज हैं इसके क्वेश्चन भी करने हैं, ताकि आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस महसूस हो कि हम इस बार कर सकते हैं कुछ ना कुछ इस चैप्टर से। अगर आपको कोई भी परेशानी हो इस चैप्टर में, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उसको हल करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। आइए अब हम क्वेश्चन करते हैं 2006 से लेकर 2021 तक जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे हुए हैं नीट के अंदर। आइए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको मैं बता रहा था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं बायोमॉलिक्यूल्स के हैं, नीट क्वेश्चन जो होते हैं ऑन मिशन नीट एनसीईआरटी प्लेटफॉर्म, एजुकेशन प्लेटफॉर्म है हमारा, और आप देख सकते हैं उन जो आपको मैं क्वेश्चन बता रहा था, इसलिए मैंने इसको क्वेश्चन नंबर 1 नहीं किया, क्योंकि आप इसका आंसर पता कर लेंगे। ये आपको मैं अभी पूछूंगा, और अगर आपने अच्छी तरह से बायोमॉलिक्यूल्स का चैप्टर पढ़ा है, एनसीईआरटी पढ़ी है, आपको जवाब खुद ही दे देंगे। इस क्वेश्चन का मैं आंसर नहीं दूंगा, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, कौन से जो होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स नहीं होते। नीट 2021 में पूछा गया है। रबोडिन गम्स, मॉर्फिन, कोडे, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, विनब्लास्टिन, कुरकुमिन, इनमें से आपको पता है कि सही आंसर क्या है। और आपको मैं बताता हूँ ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स से ये क्वेश्चन आपको पूछा गया हुआ है। आपको इसका आंसर मिल गया होगा, मेरे उम्मीद यही है, और मिलना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप नीट एस्पिरेंट हैं आपके लिए ये मुश्किल नहीं है। ये इसमें से जो आंसर है उस क्वेश्चन का है, आपको पता लग गया ही होगा। अगला हम दूसरा पहला जो क्वेश्चन करते हैं टॉपिक का प्रीवियस ईयर। आपको कोई एजुकेशन प्लेटफॉर्म नहीं दिखाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, किस एनसीईआरटी के पेज से, कोई भी एजुकेशन प्लेटफॉर्म आपको नहीं बताएगा। लेकिन मिशन नीट का, एनसीईआरटी का यही मकसद है कि जल्द से जल्द अच्छा जो नॉलेज है प्रोवाइड की जाए स्टूडेंट्स को। और आप देख सकते हैं ये बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। आइए हम क्वेश्चन के ऊपर करते हैं, चलते हैं। आइए हम इसका पहला क्वेश्चन करते हैं। दिस इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट जो थे विद रेफरेंस टू एंजाइम्स, नीट 2017 पूछा हुआ है क्वेश्चन ये। आप अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, आप इसको सोचिए, फिर मैं इसका आपको जो आपने सोच लिया होगा, और मुझे उम्मीद है मैं इसका आपको आंसर बताएं। होलो एंजाइम जो होते हैं को एंजाइम के बराबर होते हैं, प्लस को फैक्टर होता है। होलो एंजाइम इज इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम, एपो एंजाइम इज इक्वल टू होलो एंजाइम प्लस को एंजाइम इज इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस होलो एंजाइम। आप वीडियो को पास करके फिर आप सोच सकते हैं क्या इसका सही आंसर है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहले का आंसर है क्वेश्चन का बी, ये इसका राइट आंसर है। अगला हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दिस इज अ नॉन प्रोटीनियस एंजाइम्स, ये एक नॉन प्रोटीनियस एंजाइम होता है। नीट फेज सेकंड में पूछा गया। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियस लाइगेज राइबोसम,
और इसका लाइजोसम्स कौन सा जो सही इसका आंसर है। आप वीडियो पास करके सोचिए, फिर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं आपको बताता हूँ इसका सही आंसर क्या है। और इसका जो राइट आंसर है वो आंसर से राइबोसोम से होते हैं, नॉन प्रोटीन एंजाइम। और अगला हम क्वेश्चन करते हैं, दिस फॉर्म द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू बी इन्वॉल्व इन स्टेबलाइजिंग द 3 डायमेंशनल फोल्डिंग्स ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स नीड टू सेकंड फेज में 2016 में पूछा हुआ है। जो दी गई हुई फार्म जैसे कि हम स्टेबलाइजिंग करते हैं 3 डायमेंशनल फोल्डिंग ज़्यादातर प्रोटीन्स में, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड्स और एस्टर बॉन्ड्स। आप वीडियो पास करके सोचिए, तब तक मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। इसका जो राइट आंसर है हमारे पास वो आंसर डी है, एस्टर बॉन्ड्स ही होते हैं। अगला हम क्वेश्चन करते हैं, पिक द इनकोरेक्ट स्टेटमेंट नीड फर्स्ट फेज 2016 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। सक्रोज डिसक्राइड होता है, यूरेसिल इज पायरीमिडाइन होते हैं, और ग्लाइसिन इज सल्फर शामिल अमीनो एसिड होता है, सेलुलोज इज पॉलीसेकेराइड होता है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है आप सोचिए। इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर सी, क्योंकि ग्लाइसिन जो थे सल्फर शामिल अमीनो एसिड नहीं होती, आप जानते ही हैं। अब हमारा है 5वां क्वेश्चन, द काइटिनियस एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज फॉर्म्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ, किससे जो काइटिनियस एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स का बना होता है जब पॉलीमराइजेशन जो होती है डी ग्लूकोसामाइन की, लाइपोग्लाइकेंस की, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन की, गैलेटिन सल्फेट एंड कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट। आप जैसा कि ये 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन, इसका जो सही आंसर है आपके सामने है सी आंसर, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन ही होता है। जो काइटिनियस एक्सोस्केलेटन जो होता है आर्थ्रोपोड का बनता है बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन से। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन हमारे पास है, दिस बायोमोलिक्यूल हैज़ द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ये जो बायोमोलिक्यूल रखता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कौन सा होता है। फैटी एसिड इन डाइग्लाइसराइड में होता है, अमीनो एसिड्स इन पॉलीपेप्टाइड में, मोनोसेकेराइड्स इन पॉलीसेकेराइड में, न्यूक्लिक एसिड्स इन न्यूक्लियोटाइड में। इसका जो राइट आंसर है वो आपको मैं बता रहा हूँ, आप वीडियो पास करके ज़रूर इसका आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिए। और इसका जो राइट आंसर है न्यूक्लिक एसिड होते हैं इन न्यूक्लियोटाइड के अंदर होते हैं। और अगला हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, पिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू एंजाइम एक्शन, 2014 में पूछा हुआ है नीट में। मेलनोड जो होता है कम्प्लीट इनहिबिटर होता है सक्रिक डिहाइड्रोक्सीनेज का, एडिक्शन होता है लॉट ऑफ सक्रिक डज नॉट रिवर्स द इनहिबिशन सक्रिक डिहाइड्रोक्सीनेज बाय मेलनोड में। सबट्रेट बाइंड्स होते हैं विद एंजाइम्स एट एक्टिव साइट के ऊपर। वो डी ऑप्शन है, अ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड्स द एंजाइम्स एट अ साइड डिस्टिंक्ट फॉर्म दैट विच बाइंड्स द सबस्ट्रेट। इसका राइट आंसर क्या है आप वीडियो पास करके देखिए, और तब तक मैं इसका आंसर आपको अभी बताता हूँ। और इसका जो राइट आंसर है आंसर बी, एडिक्शन जो होता है लॉट ऑफ सक्रिक डज नॉट रिवर्स द इनहिबिशन ऑफ सक्रिक डिहाइड्रोक्सीनेज बाय मेलनोड। ये स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट है, इसलिए इसका 7 जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है। अगला हम क्वेश्चन करते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल काइटिनिस क्या होती है। नाइट्रोजन पॉलीसेकेराइड होती है, फास्फोरस शामिल करते हैं पॉलीसेकेराइड, सल्फर कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड, सिंपल पॉलीसेकेराइड। ये क्या होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल काइटिनिस क्या होता है आप देख सकते हैं। आइए मैं इसका आपको सही आंसर बताता हूँ। नाइट्रोजन जो होता है शामिल करता है पॉलीसेकेराइड, आप जानते हैं मैक्रोमोलिक्यूल काइटिन ये होता है, और इसका आंसर है जो ए है राइट आंसर। अगला 9th क्वेश्चन करते हैं हम, दिस अबाउट एंजाइम्स इज इनकरेक्ट, एंजाइम्स के बारे में कौन सी चीज़ें गलत हैं। एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक होते हैं, एंजाइम्स आर डीनेचर्ड एट हाई टेम्परेचर, एंजाइम्स रिक्वायर ऑप्टिमम पीएच एंड टेम्परेचर फॉर मैक्सिमम एक्टिविटी। एंजाइम्स की ज़रूरत है, ऑप्टिमम पीएच होती है, पावर ऑफ एच होती है, टेम्परेचर मैक्सिमम एक्टिविटी के ऊपर होता है। एंजाइम्स आर मोस्टली प्रोटीन्स बट
समर लिपिड्स होते हैं। इसका सही आंसर क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। जो इसका राइट आंसर है आपके सामने है, आंसर सी। एंजाइम जो होते हैं रिक्वायर करते हैं ऑक्सीजन, पीएच एंड टेम्परेचर फॉर मैक्सिमम एक्टिविटी के लिए। ये एंजाइम्स के बारे में गलत है रेफरेंस से। और इसका जो 9 क्वेश्चन है इसका ये राइट आंसर है। अगला हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। दिस बायोमॉलिक्यूल इज करेक्टली कैरेक्टराइज्ड मीन्स 2012 में पूछा हुआ है। ये जो बायोमॉलिक्यूल होता है ये किसका सही किरदार होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही आपके लिए टफ है। आप वीडियो पास करके इसका आंसर ढूंढिए, मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ तब तक। और इसका जो राइट आंसर है, आंसर डी, एडेनिक एसिड एडिनोसाइन विद ग्लूकोज फॉस्फेटेट मॉलिक्यूल जो होते हैं, ये जो होते हैं सही बायोमॉलिक्यूल का किरदार होते हैं, आप जैसे कि जानते ही हैं। और हमारा जो 11th क्वेश्चन है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट दैट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ टॉक्सिन्स इज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2013 में पूछा हुआ है। इसका जो राइट आंसर आपको मैं बताता हूँ, एब्रिन जो ताल्लुक़ रखता है टॉक्सिन्स, एब्रिन कैटेगरी से ताल्लुक़ रखता है। और क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी मेटाबोलाइट। कौन से जो होते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट होते हैं। सेलुलोज होता है, लैक्टोज होता है, कैरोटीनॉइड्स होते हैं, एंथोसाइनिन्स होते हैं। नीट 2012 में पूछा हुआ है। और आपको मैं इसका सही आंसर आपको बताता हूँ, वीडियो पास करके आप इसका राइट आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी मेटाबोलाइट। नीट 2012 में पूछा है क्वेश्चन, आपको मैंने जैसे कि बताया। यहाँ पर मुझे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई लिखने में, PDF बनाने में। इसमें हम ग्लूकोज होता है लैक्टोज की जगह, सॉरी इसके लिए। लेकिन आपने ग्लूकोज ही इसका सही आंसर है, ग्लूकोज इसका सही आंसर है। और हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। और हमारा 13 क्वेश्चन है जो द बॉन्ड बिटवीन द फॉस्फेट एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ शुगर इज़। जो बॉन्ड होता है दौरान फॉस्फेट एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ शुगर में, वो क्या होता है। एस्टर बॉन्ड होता है, माइड बॉन्ड होता है, या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। इसका मैं आपको सही आंसर बताता हूँ, आप वीडियो पास करके सोचिए और फिर बताइए। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर भी एस्टर बॉन्ड से होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये सही आंसर है इसका। और आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एस्टर बॉन्ड है, ये सही आंसर है। इन DNA मॉलिक्यूल के अंदर एडेनिन जो होता है 1 स्टैंडर्ड बेस पेयर साथ डैश ऑन द अदर स्टैंडर्ड। एक DNA बेस पेयर जो होता है मॉलिक्यूल के अंदर कितने स्टैंडर्ड होते हैं बेस पेयर से एडेनिन के। और दूसरे स्टैंडर्ड में ये आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर, आप सोचिए और बताइए, तब तक मैं इसका आपको आंसर बताता हूँ। इसका जो राइट आंसर है आपके सामने ही है, आंसर से थाइमीन। अगला हम क्वेश्चन करते हैं 15 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉस्फोलिपिड। इनमें से कौन सा फॉस्फोलिपिड है। जैसे आप जानते हैं नीट 2006 में पूछा है लेसिथिन, ये इसका राइट आंसर है। अगला हम क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन, इन द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के अंदर ऑफ DNA आई नाइट्रोजन बेस जो होता है जुड़ाता है टू द OH जो ग्रुप होता है ऑफ किसका जो होता है 1C पेंटोज शुगर का, 2C पेंटोज शुगर का, 3C पेंटोज शुगर का, 5C पेंटोज शुगर का। कौन सा जो होता है OH ग्रुप जो होता है कौन सा होता है, 1C होता है, 2C होता है, 3C होता है या 5C होता है। आप वीडियो पास करके आंसर इसका कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, तब तक मैं आपको बताता हूँ इसका सही आंसर। जैसा कि आप जानते हैं जो राइट इसका आंसर है, आंसर ए 1C पेंटोज शुगर ही होता है OH ग्रुप के साथ। और अगला क्वेश्चन है मेरे पास, एस्टर बॉन्ड जो होता है इंडिया के बनते हैं बिटवीन कौन से जो ग्रुप होते हैं दो एडिसेंट न्यूक्लियोटाइड्स के। ये नीट 2019 में पूछा है। फॉस्फेट एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, फॉस्फेट ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है, और मिथाइल एंड फॉस्फेट ग्रुप होता है। कौन सा इसमें ग्रुप होता है। इसका जो राइट आंसर है वो है फॉस्फेट एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। अगला हम क्वेश्चन करते हैं
और हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर जो है 18 है, द पोजीशंस एट विच नाइट्रोजन आटम इज प्रेजेंट। जो पोजीशंस होती हैं, कौन सी जो पोजीशन है जहाँ से नाइट्रोजन आटम हाजिर होता है इन ग्वानिन के अंदर। 1 और 3 के अंदर होता है, या 2 और 4 होता है, 1379 में होता है, या 1369 में होता है। इसका जो राइट आंसर है वो है 1379 में पोजीशंस में होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ नाइट्रोजन बेसिस पर हेलिकल टर्न ऑफ BDNA। क्या जो नंबर जो होता है नाइट्रोजन बेसिस का पर हेलिकल टर्न जो होता है BDNA की, क्या नंबर होता है? 5 होता है, 10 होता है, 20 होता है, या 40 होता है। इसका जो राइट आंसर है वो है 20 नंबर होता है नाइट्रोजन स्पेस पर हेलिकल टर्न ऑफ BDNA। जैसे कि आपको मैंने स्ट्रक्चर वो बताया था, उसी से ये क्वेश्चन है आपको। और क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है 20 क्वेश्चन, हाउ मेनी फॉस्फोड डाइस्टर बॉन्ड एग्जिस्ट मौजूद है इन यूरिडिलिक एसिड के अंदर। कितने जो फॉस्फोड एस्टर बॉन्ड जो होते हैं मौजूद होते हैं यूरिडिलिक एसिड के अंदर। एक होते हैं 0 होता है, 2 होते हैं, 3 होते हैं। यहाँ भी 0 0 हो गया, ये मिस प्रिंटिंग हो गई। और इसका जो आंसर राइट है वो आंसर बी है। और आपको इसके आंसर की भी मैं दिखाता हूँ, ये है आंसर की। और यहाँ आप देख सकते हैं आंसर की अच्छी तरीके से। अगर आपको कोई डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, शर्माने की कोई बात नहीं है। ये आपके सामने आंसर की है। और 9 क्वेश्चन के आगे आपको दिखाता हूँ, जैसे कि आपके सामने ये आंसर की है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और आगे बताता हूँ 15 क्वेश्चन के। ये आपके पास फुल आंसर की है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अगर मेरे बोलने में कुछ गलती हो गई तो मुझे सॉरी, माफ़ कर देना। असल कर होता है कि एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता, गलती हो जाती है बहुत सारी, और इसलिए मैं आपको सॉरी बोलना चाहता हूँ। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं इसको सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। अगली वीडियो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो है वो आने वाली है चैप्टर जो हमारे पास है 12th का 6 चैप्टर है, उसके ऊपर। वहाँ को आपको DPP भी मिलेगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे। आपको आसानी होगी पढ़ने में, और कैसे आपको मैं बताऊँगा कौन सी चीज़ें जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। और आपने NCERT अगर नीट क्लियर करनी है, क्रैक करनी है, आपने NCERT दिल से पढ़नी है, दिमाग से पढ़नी है, ताकि आप सक्सेस हो सको। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।